हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर रति शर्मा दुबे और आज हम बात करेंगे एक चाइल्ड साइकेट्री के टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये एक चाइल्डहुड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। सबसे पहले इसके कोर डायग्नोस्टिक इम्पेयरमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि डेफिसिट्स इन सोशल कम्युनिकेशन, जो सोशल इंटरैक्शन में डेफिसिट्स होते हैं, और रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं कि जो बच्चा है जो होता है उसके एक रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं और वो रिपीटेटिव भी होते हैं, एक ही तरीके के बिहेवियर वो रिपीट करता रहता है। और इसमें एबरेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ कोर फीचर ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। पहले क्या था कि एबरेंट लैंग्वेज जो डेवलपमेंट था कि लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर पा रहा है, नहीं ठीक से बोल पा रहा है, जो डेवलपमेंटल डिले हो रहा है लैंग्वेज एबिलिटी में, तो वो भी कोर डायग्नोस्टिक फीचर में आता था। लेकिन अभी जो क्राइटेरिया हैं DSM-5 के, उसमें एबरेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज नो लॉन्गर कोर फीचर नहीं है, वो एसोसिएटेड फीचर में आता है। अब ये जो लियो कैनर थे साइकोएनालिस्ट, उन्होंने क्या दिया था, ही कॉइन्ड द टर्म इन्फेंटाइल ऑटिज्म, उन्होंने इसकी खोज करी थी। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर इज डायग्नोज्ड 4 times मोर ऑफन इन बॉयज देन इन गर्ल्स, और ऐसा देखा गया है कि बॉयज में ये 4 times ज्यादा पाया गया है। अब जेनेटिक फैक्टर्स में आते हैं। सिबलिंग्स में 50% इंक्रीज रेट्स देखे गए हैं, ज्यादातर मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, और इसमें पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशंस के कारण भी हो जाता है ये। फिर बायोमार्कर्स इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है कि एलिवेटेड सेरोटोनिन इन होल ब्लड प्लेटलेट्स, और जीन म्यूटेशन किसमें देखा गया है, सर्ट जो सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, उसकी ये जीन है SLC64A, और सेरोटोनिन रिसेप्टर की जो जीन है उसमें म्यूटेशन देखा गया है। चेंजेस इन सेरोटोनिन रेगुलेशन, जिसके कारण क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन इन न्यूरोनल माइग्रेशन एंड ग्रोथ इन ब्रेन। जो भी न्यूरोनल माइग्रेशन है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, न्यूरोट्रांसमिशन है, उसमें ऑल्टरेशंस देखे गए हैं, और ग्रोथ इन ब्रेन में भी ऑल्टरेशंस देखे गए हैं इन म्यूटेशंस के कारण, जिसके कारण ये डिसऑर्डर हो जाता है। और भी क्या देखा गया है बायोमार्कर्स की इंक्रीज ब्रेन वॉल्यूम इन चिल्ड्रेन, बच्चों में इंक्रीज ब्रेन वॉल्यूम, अगर उनका CT स्कैन कराया जाए तो ब्रेन वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखता है। मैक्रोसेफेली भी दिखती है अप टू 5 years ऑफ एज। कई बार एमिगडाला एक रीजन होता है ब्रेन का, उसका साइज भी बढ़ा हुआ दिखता है, जो फियर का रिस्पॉन्स देता है एमिगडाला। और स्ट्राइटम जो है वो उसका साइज भी बड़ा रहता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेटिव बिहेवियर। तो इसका साइज भी, स्ट्राइटम भी जो एक बेसल गैंग्लिया का पार्ट है, तो उसका साइज भी बढ़ा हुआ हमें दिखता है, चाहे हम MRI कराएं चाहे CT स्कैन कराएं, तो ये ब्रेन के पार्ट्स के साइज भी बढ़े हुए दिखते हैं। और क्या दिखता है अगर फंक्शनल MRI करें तो, कि ग्रेटर एमिगडाला हाइपर अराउजल इन रिस्पॉन्स टू सोशली रिलेवेंट स्टिमुली। सोशली रिलेवेंट स्टिमुली जो रहते हैं उसमें कई बार लाइट्स, साउंड्स के कारण भी हाइपर अराउजल देखा गया है अगर फंक्शनल MRI कराएं तो एमिगडाला में। और फंक्शनल MRI के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि क्या चीज की डिक्रीज एक्टिवेशन इन राइट टेम्पोरल लोब ड्यूरिंग टास्क इन्वॉल्विंग थ्योरी ऑफ माइंड। Therefore, there is lack of theory of mind, that is, children with autism spectrum disorder have difficulty developing empathy. और फंक्शनल MRI से हमें क्या पता चलता है कि राइट टेम्पोरल लोब जो है उसमें उसकी गतिविधि में, उसके एक्टिविटी में कमी पाई गई है, डिक्रीज एक्टिवेशन उसका देखा गया है। और ये क्या हमको एक्सप्लेन करता है, क्या जताता है कि थ्योरी ऑफ माइंड जो एक फिनोमिनन है उसकी कमी होती है इन बच्चों में, कि वो दूसरों की फीलिंग्स इन्फर नहीं कर पाते हैं, दूसरे बच्चों की फीलिंग्स या अपने दूसरे जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी फीलिंग्स इन्फर नहीं कर पाते हैं। तो उसमें इसलिए उनमें राइट टेम्पोरल लोब की एक्टिविटी में कमी पाई गई है। और डिफिकल्टी इंटरप्रेटिंग द सोशल बिहेवियर ऑफ अदर्स,
तो यही चीज उसमें बताई गई है कि राइट टेम्पोरल लोब में डिक्रीज एक्टिविटी क्या दिखाता है कि डिफिकल्टी इंटरप्रेटिंग द सोशल बिहेवियर ऑफ अदर्स, दैट इज लैक ऑफ सोशल रेसिप्रोकेशन, कैन नॉट इन्फर फीलिंग ऑफ अदर्स। फिर और क्या पता चलता है अगर फंक्शनल एमआरआई करें तो कि डिक्रीज एक्टिवेशन इन लेफ्ट फ्रंटल रीजन ड्यूरिंग मेमोरी एंड लैंग्वेज बेस्ड टास्क। तो जो लेफ्ट फ्रंटल रीजन है हमारा वो मेमोरी और लैंग्वेज बेस्ड टास्क हमारे में करता है, तो उसमें भी एक्टिविटी जो है वो कम दिखती है अगर फंक्शनल एमआरआई एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर अगर करें। माय रेडियोलॉजिस्ट फ्रेंड विल बी नोइंग दिस। तो उसमें भी लेफ्ट फ्रंटल रीजन में डिक्रीज एक्टिवेशन मिलता है। अब आते हैं प्रीनेटल एंड पेरीनेटल फैक्टर्स में। अब इसमें क्या होता है कि क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। कि मैटरनल एंटीबॉडीज डायरेक्टेड एट द फीटस, कोई भी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है मदर को, या RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी है, तो मैटरनल एंटीबॉडीज जो फीटस पे डायरेक्ट हो रही हैं। एडवांस मैटरनल एज भी मैटर करती है। मैटरनल जेस्टेशनल ब्लीडिंग, कोई भी बीच में प्लाजेंटा प्रेविया या प्लाजेंटा एब्रेक्शिया हुआ है तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है कि फीटल डिस्ट्रेस आया हो और उसके कारण ब्रेन पार्ट्स पे इफेक्ट पड़ा हो। जेस्टेशनल डायबिटीज, बर्थ ट्रॉमा, फीटल डिस्ट्रेस, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, लो बर्थ वेट, तो ये सारे प्रीनेटल एंड पेरीनेटल फैक्टर्स हैं। RH इनकम्पैटिबिलिटी, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, तो ये सारे प्रीनेटल एंड पेरीनेटल फैक्टर्स जो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण ऐसा हो सकता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चे में हो सकता है। अब कोमॉर्बिड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है कि सीजर डिसऑर्डर के पहले कभी सीजर डिसऑर्डर हुआ होगा जो इनिशियल ईयर्स में, और जिसके कारण जो हाइपोक्सिया हो गया उस ब्रेन रीजन में और उसके कारण ऐसा डिसऑर्डर उत्पन्न हो गया। कोर्स सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है कि परसिस्टेंट डेफिसिट्स इन सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्शन, कि डेफिसिट्स इन, जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि सोशल कम्युनिकेशन सोशल इंटरैक्शन में डेफिसिट्स होती हैं। और शुरू में जो बच्चा है उसमें सोशल स्माइल भी ऐसे बच्चों में देखने में कम ही मिलती है। फिर जो इन्फेंट है ही और शी लैक्स द एंटिसिपेटरी पोस्चर फॉर बीइंग पिक्ड अप बाय अ केयरटेकर। जैसे बच्चा अपना हाथ उठाता है कि गोदी में ले लो मुझे, ऐसे बच्चे कई बार एंटिसिपेटरी पोस्चर नहीं करते, पुअर आई कॉन्टैक्ट रहता है उनका। इम्पेयर्ड एबिलिटी टू इन्फर द फीलिंग्स और इमोशनल स्टेट्स ऑफ अदर पीपल अराउंड देम, और वो दूसरों की फीलिंग्स की मम्मा खुश है उनको देख के और कितनी खुश है, एक्साइटेड है, वो भी कई बार इन्फर नहीं कर पाते हैं, दूसरों की फीलिंग्स इन्फर नहीं कर पाते हैं। या मम्मा नाराज है वो भी इन्फर नहीं कर पाते हैं। फ्यूअर शेयर्ड इंटरेस्ट रहते हैं, मतलब और बच्चों के साथ में अपना शेयर्ड इंटरेस्ट कम ही दिखाते हैं, कम ही एक साथ खेल पाते हैं, कम ही रेसिप्रोकेट कर पाते हैं। और इसमें क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दिखते हैं, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी सारी कुछ रिस्ट्रिक्टेड रहती है और बार बार रिपीट करते रहते हैं वो एक ही चीज को। मोनोटोनस रिपीटेटिव प्ले रहता है इनका, जो भी प्ले रहता है। लैक ऑफ इमिटेटिव प्ले, जो छोटे बच्चे इमिटेटिव प्ले करते हैं कि कोई राजा रानी बन गया, कोई कुछ बन गया, वो इमिटेट करते हैं, इमिटेटिव प्ले करते हैं, तो इनमें ये चीज लैक होती है। और एक्सट्रीम एंजाइटी इफ रूटीन इज चेंज और एनी चेंज इन प्ले, उनका कोई जो खेल वो रोज का खेलते हैं उसमें कोई चेंज किया या कोई भी रूटीन उनका चेंज किया तो उनमें बहुत ज्यादा एंजाइटी देखने को मिलती है और एकदम से परेशान टाइप हो जाते हैं। और इनमें एसोसिएटेड बिहेवियरल सिम्टम्स क्या होते हैं कि डिस्टर्बेंस इन लैंग्वेज। अब ये जो डिस्टर्बेंस इन लैंग्वेज है ये क्योर सिम्टम नहीं है, एसोसिएटेड सिम्टम है। इको ले लिया कि वो फिर से रिपीट करते हैं, जैसे उनको कोई चीज बोली तो वो उस चीज को रिपीट करेंगे। प्रोनाउन रिवर्सल, यू फॉर आई की जगह बोलने की जगह वो यू बोलते हैं, जैसे आई वॉन्ट अ टॉय उसकी जगह वो बोलेंगे यू वॉन्ट अ टॉय। लैक ऑफ प्रोसोडी और इन्फ्लेक्शन, और उनके बोलने के जो टोन रहती है उसमें प्रोसोडी की कमी रहती है, उसमें भाव की कमी रहती है
कि ऐसा रोबोटिक स्पीच रहती है उनकी की मतलब उसमें कुछ समझ नहीं आता कि उदासी में बोल रहे हैं, खुशी में बोल रहे हैं। तो ये इस तरीके की उनकी स्पीच रहती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी देखी गई है 30% ऑटिस्टिक बच्चों में, जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड रहते हैं। कुछ माइल्ड टू मॉडरेट की कैटेगरी में ही आते हैं, बहुत कम होता है कि सिवियरली डिसेबल्ड रहते हैं। और वो ट्रेनिंग के द्वारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इवन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसके द्वारा उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है। और इम्पेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रहती है इन बच्चों में, कई बार सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस नहीं बता पाते, प्रोवर्ब इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते। लेकिन इनमें एक चीज खास भी रहती है कि रोट मेमोरी स्किल्स बहुत अच्छी होती है, एकदम से फटाक से रट लेते हैं, भले ही मतलब समझ में ना आ रहा हो लेकिन फिर भी रट्टा जरूर मार लेंगे। पुअर कॉम्प्रहेंशन, डेट इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, और लेकिन समझ में नहीं आता उनको कि वो क्या रट रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, भले ही समझ में नहीं आ रहा हो लेकिन बहुत जल्दी रट लेंगे, बहुत जल्दी मेमोराइज कर लेंगे। तो ये उनमें खास बात होती है। रिस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुली, अब कभी कभी किसी स्टिमुली में तो हाइपर रिस्पॉन्स करते हैं और किसी में अंडर रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओवर रिस्पॉन्ड टू सम स्टिमुली, एग्जाम्पल साउंड ऑफ अ रिस्ट वॉच, या कोई पर्टिकुलर साउंड में अचानक से देखने लग जाएंगे, सुनने लग जाएंगे। और अंडर रिस्पॉन्ड टू अदर सेंसरी स्टिमुली, और जबकि उनसे बहुत बात कर रहे हैं, कोई उनको पास लाके बात कर रहे हैं लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रहे, तो लिटिल रिस्पॉन्स टू अ नॉर्मल स्पीकिंग वॉइस। तो ऐसा भी होता है इन बच्चों के साथ में। अब प्रीकॉशियस स्किल्स क्या होते हैं इनमें? ये प्रोडिजियस रोट मेमोरीज, जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छी इनमें रोट मेमोरी की स्किल्स होती हैं। और कैलकुलेटिंग एबिलिटीज, कई बार कैलकुलेटिंग एबिलिटीज भी इन बच्चों में बहुत अच्छी होती है। हाइपरलेक्सिया एंड अर्ली एबिलिटी टू रीड वेल, और कई बार अच्छा पढ़ भी लेते हैं, रीड कर लेते हैं, भले ही उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि वो क्या रीड कर रहे हैं, बट कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव रेड। रिसाइटिंग, रोट मेमोरी स्किल्स, ये सब बहुत अच्छी होती हैं कई बार इन बच्चों में। म्यूजिकल एबिलिटीज की सिंग कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं, स्टैम्प कर रहे हैं, तो ऐसे बजा रहे हैं और सिंग कर रहे हैं एक ही ध्वनि को, एक ही टोन को, तो ये चीज भी उनमें अच्छी होती है, लेकिन कई बार रिपीटेटिव हो जाती हैं। अब कोर्स एंड प्रोग्नोसिस देखते हैं कि अगर हम अर्ली रिकॉग्नाइज कर लें ऐसे बच्चों के सिम्टम्स और बिहेवियरल इंटरवेंशन में डाल दें, तो बहुत चांस है कि वो अडल्टहुड में जाते जाते पूरी तरीके से इम्प्रूव हो जाएं, या उनकी बहुत सारी स्किल्स इम्प्रूव हो जाएं, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अपनी लाइफ बिताएं। और सपोर्टिव होम एनवायरनमेंट भी रहना चाहिए, खासकर फैमिली मेंबर्स को उनकी जो ये है परेशानी है उसको समझना चाहिए। ये नहीं कि उनको धुतकारें या उनका मजाक उड़ाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और लोगों को भी समझाना चाहिए, और खासकर फैमिली मेंबर्स को तो सही में उनकी ये प्रॉब्लम समझनी चाहिए, और उसको घर में भी उसको बिहेवियरल इंटरवेंशन के द्वारा ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या है बिहेवियरल इंटरवेंशंस? अगर लोअर बेस्ड मॉडल देखें तो कि उसमें एक थेरेपिस्ट रहता है और वो सोशल स्किल में ट्रेनिंग देता है, लैंग्वेज यूसेज में ट्रेनिंग देता है, रीइंफोर्समेंट के द्वारा, रिवॉर्ड्स के द्वारा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा वो अगर जो भी बच्चे ने छोटे छोटे टास्क अकम्प्लिश किए हैं तो उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा उनको मोटिवेट भी किया जाता है। अर्ली स्टेज डेनवर मॉडल, अब इसमें बहुत छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, और इवन घर में भी पेरेंट्स को भी सिखाते हैं कि भाई आप भी को थेरेपिस्ट बन जाइए, आप भी घर में भी उनको ट्रेन करते रहिए। ट्रेन करना पहले पेरेंट्स को सिखाते हैं, जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे ही ट्रेन कर सकें। ट्रेनिंग फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, एट होम इटसेल्फ द ट्रेनिंग इज स्टार्टेड, पेरेंट्स आर टॉट टू बी को थेरेपिस्ट अलॉन्ग विद द मेन थेरेपिस्ट। और प्ले स्कूल, जो उनके प्ले स्कूल होते हैं ऐसे बच्चों के लिए, वहां पे स्पेशल थेरेपिस्ट रहते हैं उनको स्पेशली उनकी हेल्प करने के लिए। फोकस इज ऑन डेवलपिंग बेसिक प्ले स्किल्स एंड रिलेशनशिप स्किल्स, तो ऐसी स्किल्स पे फोकस किया जाता है। अब सोशल स्किल ट्रेनिंग में क्या आता है, प्रैक्टिसिंग सोशल कन्वर्सेशन, कि सोशली हम कैसे कन्वर्स करते हैं उनको ये सिखाया जाता है। प्लेइंग गेम्स टुगेदर, कैसे हम छोटे छोटे गेम्स खेलते हैं, हंसते हैं एक दूसरे के साथ में और मजे करते हैं। फिर ग्रीट कैसे करते हैं एक दूसरे की फीलिंग्स कैसे इन्फर करते हैं, ये सब उनको ट्रेनिंग दी जाती है।
यूज ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। अब तो कंप्यूटर का जैसे जमाना है, का टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उसका मदद भी ली जाती है, कंप्यूटर की भी। विजुअल लर्निंग एड, कोई भी विजुअली हम दिखा के कंप्यूटर स्क्रीन पे उनको सिखा सकते हैं। पिक्चर आइडेंटिफिकेशन, कोई भी पिक्चर आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। फिर टीचिंग फोनिक्स, साउंड्स ऑफ लेटर्स, आइडेंटिफाइंग इमोशनल एक्सप्रेशन, ये सब चीजें हम टेक्नोलॉजी के जरिए और वीडियोस के जरिए ये सब हम बता सकते हैं। रीडिंग स्किल्स, ये सब चीजें हम सिखा सकते हैं। फिर हम ऐसे रोल प्लेइंग के द्वारा, कि हम रोल प्ले कर रहे हैं, हम एक एक्टिंग के द्वारा, हम एक स्टेज परफॉर्मेंस के द्वारा, इमेजिनेटिव प्ले के द्वारा हम उनको कोई चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। काउंटिंग भी सिखाते हैं, एलिमेंट्री काउंटिंग, और कई बच्चों में तो जैसे मैंने बताया था कैलकुलेटिव स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो वो बहुत जल्दी ये सब चीजें सीख लेते हैं। टीचिंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सब चीजें उनको सिखाते रहते हैं थेरेपिस्ट। कलर आइडेंटिफिकेशन, साउंड्स ऑफ एनिमल्स आइडेंटिफिकेशन, फोकसिंग अटेंशन टू प्रोसोडिटी ऑफ वॉइस स्पोकन, जो बात कर रहे हैं उनसे उनकी वॉइस में कैसा भाव है वो चीज उनको सिखाते हैं, और वो चीज आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। बीइंग अटेंटिव होना सिखाते हैं, और साउंड्स ऑफ एनिमल्स की, किस एनिमल की क्या साउंड है, ये सब चीजें भी सिखाते हैं। कलर आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये सब एलिमेंट्री चीजें उनको सिखाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये सब तो बिहेवियरल इंटरवेंशंस हो गए। बाकी अगर फार्माकोलॉजी इंटरवेंशंस में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस खाली जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इरिटेबिलिटी है, एग्रेसिवनेस है, उसको हम कुछ मेडिसिन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज तो जो ये साइको सोशल इंटरवेंशंस हैं, बिहेवियरल इंटरवेंशंस हैं, उन्हीं के द्वारा हम उनके जो स्किल्स हैं, सोशल इंटरएक्टिव स्किल्स हैं, और ये सारे कॉग्निटिव स्किल्स हैं, हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे वो आगे चल के एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अपनी लाइफ मजे से जी सकें। तो आज की क्लास में इस टॉपिक के बारे में इतना ही। फिर और किसी क्लास में, फिर और किसी लेक्चर में मैं और दूसरे टॉपिक्स के बारे में भी बात करूंगी। तब के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।